सकता है बहुत सारे और सवाल होते बिहार को लेकर, लेकिन आपने स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी जब संभाली, स्वास्थ्य विभाग संभाला उप मुख्यमंत्री के साथ साथ, आपने बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहां पाया है अभी जब आपने जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को संभाला? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं लंबे समय से देख रहा हूं उसमें बहुत सुधार आया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री हुए 2005 से, तो लगातार इसमें काम उन्होंने किया है। और आप देखेंगे कि आज से 20 साल पहले लोग सरकारी अस्पताल जाते नहीं थे। लोग उसके लिए चिंता करते थे कि हॉस्पिटल यदि हमारे ज़िले में व्यवस्थित नहीं हो पाए। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनती है जी, और 2014 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, तो तब तक देश में 380 के आसपास मेडिकल कॉलेज थे और उसी रूप में पूरे देश में लगभग 300 से अधिक मेडिकल कॉलेज अभी स्थापना चल रहा है। और उसी में बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज लगभग 20 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाने के रूपरेखा में आगे चल रहा है। लगभग 15-16 हमारे कंप्लीट हो गए जी, और आगे भी 5-6 हमारे पाइपलाइन में हैं। और हमारा मकसद है कि जिस तरह पीएमसीएच, एम्स या जो जितने भी हॉस्पिटल हैं या आईजीएमएस है, इसके तरह सभी जिले हेडक्वार्टर पे लोकसभा के क्षेत्रों के आधार पर सभी जगह इस तरह के मेडिकल कॉलेज हो, किन्हीं को भी पटना आने की जरूरत मेडिकल सेक्टर में नहीं पड़े। जी। साल 2005 में मैं थोड़ा पहले लेके चलता हूं और एनडीए की सरकार बिहार में बनी। पहला जो कार्यकाल था वो हर क्षेत्र में बहुत प्रगति के लिए कहा गया। लोग जानते भी हैं कि प्रगति में बहुत ज़्यादा बिहार आगे बढ़ता गया लगातार प्रगति के पथ पर, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे अस्पतालों के रंग रोगन कराए गए, बिल्डिंग्स बदली गई, डॉक्टर्स की सेवा एकदम सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ कि वाकई वो सेवा दे सकें। लेकिन आज 20 साल के, लगभग 20 साल, 19 साल हो गए हैं, 19 साल के बाद अब भी बिहार देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेशों में शुमार नहीं है। उसका दो कारण है। एक तो हम गरीब हैं, स्पष्ट तौर पर कहते हैं, और हमने निर्णय भी बहुत कठिन लिए हैं। हमने शराबबंदी किया। कुछ ही प्रदेश हैं जिसने इतना बड़ा निर्णय लिया जी। ये कठिन निर्णय है, इसमें कहीं दो मत नहीं। कोई मुख्यमंत्री 30,000 करोड़ रुपया की राशि रेवेन्यू छोड़ता हो, यह किसी मुख्यमंत्री को हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं कि इतना बड़ा निर्णय महिलाओं के कल्याण के लिए, यह कठिन निर्णय है। बिहार का विकास रुक सकता है, लेकिन आज देखिए लगातार बजट भी बढ़ रहे। और हम इसलिए हमने कहा कि गरीब हैं क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति वो नहीं है। हम पर मैन कैपिटा आज भी राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाए। तो हमारे लिए लक्ष्य है कि बिहार के लोग समृद्ध हों, गांव में रोजगार मिले, ये चिंता का विषय है। और साथ साथ सुविधा, अभी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मैं जब से अभी सरकार में आया, तो गरीबों को जिनको 5 किलो अनाज मिलता है बिहार में, वो अभी तक मुफ्त इलाज से बाहर थे। हमने एक व्यवस्था खड़ा किया कि लगभग 1,80,00,000 परिवार को जिनको मुफ्त अनाज मिलता है जी, 5 किलो अनाज भी मिलेगा और 5 लाख का इलाज का बीमा भी मिलेगा। तो अब 5 लाख के लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा आपको और हमको भी। यदि कह दिया जाए कि 5 लाख रुपया किसी हॉस्पिटल में डालना है, तो हम लोग 5 बार चिंतित हो जाएंगे कहाँ से पैसा देंगे जी। लेकिन यदि किसी को कहा जाए कि आप एक सिर्फ कागज़ दिखा दीजिए और आपका इलाज हो जाएगा, तो बीमार आदमी नहीं भी है तो कहेगा कि हमको जल्दी से इलाज कर दीजिए, जल्द हम ठीक होना चाहते हैं। तो ये पूरी रूपरेखा को हम लोग ठीक कर रहे हैं। वैसे जब तक प्राइवेट इंडस्ट्रीज मेडिकल के सेक्टर में आगे नहीं आएगा, अभी मैं जब सरकार में आया तो मैं सुनता था कि नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए लोगों से पैसे लिए जाते। मैं गया, स्वयं गया, और मैंने जितने लोगों के पेंडिंग थे उसमें से 38 लोगों को बुलाया और 38 लोगों से पूछा कि आप क्यों नहीं करा पाए। मेडिकल सेक्टर में एक बड़ा हब होता है नर्सिंग सेक्टर होना, तो लोगों ने बताया कि हम पैसा के बिना हमारा फाइल ही नहीं मूव किया। तो मैंने कहा क्यों?
तो कई, यह तो राजद के एक पूर्व विधायक भी हमको मिले उसी लिस्ट में, और जानकर आश्चर्य होगा कि 38 में 17 तो सरकारी कॉलेज थे, उसका कोई पैसा देने वाला नहीं होगा, ये मेरे को पता है। तो उसको क्यों नहीं सैंक्शन मिल रहा था, तो उसको मैंने सैंक्शन तुरंत किया, और 21 लोगों से पूछा कि यदि पैसा दिए हैं तो भाई आप वापस ले लीजिए। अब ऐसी सरकार है जो आपके मुफ्त में आपके काम करेंगे, और नर्सिंग कॉलेज खोलिए। बिहार की बच्चियां, बिहार के बच्चे यदि नर्सिंग सेक्टर में आए, हमको स्किल्ड बनाना है, हमको वेल बिहेव्ड नर्सेस खड़े करने। हम दुनिया में आज केरला की नर्सेस जाती हैं, पूरे दुनिया में इसके लिए फेमस है, और हम बिहार के लोग जो सबसे ज़्यादा मजदूरी करते हैं, परिश्रम करते हैं, और हम नहीं जा पा रहे। तो इस सेक्टर में हम लोगों ने शुरुआत किया है। हमको याद है कि जब मेदांता के हॉस्पिटल यहाँ खुलने थे तो हम लोगों ने बड़े निर्णय लिए कि हम पटना में एक मेदांता नहीं, ऐसे 5-10 मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए, चाहे वो फोर्टिस हो, स्कॉट हो, जितने भी देश में और विदेश में बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसको पटना खुलना चाहिए। देखिए, एक पारस आया था मात्र, तो जब तक यहाँ 10 मेडिकल हॉस्पिटल नहीं होंगे तब तक कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, गरीबों का इलाज मुफ्त नहीं हो पाएगा। अभी मेदांता मिला तो उसमें 30% उनको गरीबों के लिए करने हैं, वो सरकार उसके लिए कमिटमेंट है कि 30% गरीबों का मुफ्त इलाज उसके माध्यम से करना है। अच्छा, आपने बिहार को गरीब खुद बताया कि गरीब प्रदेश है। अब गरीब प्रदेश है तो जाहिर तौर पर आबादी जो है उसको शायद उतना बढ़िया पोषण नहीं मिलता हो, बीमारों की संख्या बढ़ेगी। आपने कहा कि पटना में ही 10 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज की हमें ज़रूरत है, तो उस रफ्तार को भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, कितना वक्त उसमें लगेगा? क्योंकि वो इस तरह से, मैंने 19 साल का इसलिए जिक्र किया कि 2005 से आप लोगों ने मुहिम शुरू की, बीच में थोड़ा सरकारें बदली या जो भी रहा, लेकिन 19 साल के बाद भी अगर हम इस मंच पर बैठकर ये कह रहे हैं कि पटना में 10 मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि शायद समय के साथ हम रफ्तार को मैच नहीं करा पाए। ये बात ठीक है, मैं इससे डिफर नहीं करता हूँ, लेकिन आप समझिए कि पटना में पीएमसीएच दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने पहले फेज का उद्घाटन भी किया, और ये अगले 1 साल में 2025 के में दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा। उसी तरह हम लगभग 16 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, कई जगह शुरू हो गए, और आगे भी मैं खुद ही कह रहा हूं कि मेडिकल सेक्टर में और अधिक काम करने की जरूरत है। लेकिन हमने कहा इसलिए गरीब हैं हम कि आर्थिक रूप से हम समृद्ध नहीं हैं। मात्र 52,000 करोड़ रुपया हम अपने संसाधन से रेवेन्यू आता है, और 2,78,000 करोड़ का बजट है, उसमें से 2 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ही हमको देकर बिहार को समृद्ध बनाता है। तो स्वस्थ बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए हमको प्राइवेट पार्टीज को खड़ा करना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज खड़े करने पड़ेंगे, मेडिकल यूनिवर्सिटीज खड़े करने पड़ेंगे, और मेडिकल के सेक्टर में प्रखंड लेवल तक मेरा मानना है कि जिले हेडक्वार्टर के साथ साथ अब प्रखंड लेवल तक हमको मेडिकल बड़े हॉस्पिटल की कल्पना करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ही क्यों नहीं हो। आज यदि आप देखिएगा किशनगंज के इलाके में, कटिहार के इलाके में, डेहरी के इलाके में, जहाँ जहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बने, वहाँ के लोगों को समृद्धि मिल रही है, स्वस्थ हो रहे लोग। स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तो लोग समृद्ध होंगे। ठीक है, मैन पावर की बात करते हैं। हाल फिलहाल में पिछले कुछ महीनों में बिहार में रोज़गार को लेकर या कहें नियुक्तियों को लेकर ज़बरदस्त राजनीति हुई है, क्रेडिट की लड़ाई भी छिड़ी हुई है कि किसने कितना किया। उसमें हेल्थ सेक्टर भी आता है कि इसमें मैन पावर की बहुत कमी है, स्टाफ की बहुत कमी है, और ये डिमांड लंबे समय से हो रही है कि बहुत ज़्यादा है। पिछली सरकार ने, अभी कुछ दिनों पहले तक जो सरकार थी, उसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, रोज़गार तो हमारे मेन फोकस में है, मुद्दे में है। तो आपके फोकस में क्या है नियुक्ति के मामले में? स्वास्थ्य देखिए, एकदम स्पष्ट है, बिहार के विकास के लिए नौकरी भी देना पड़ेगा, और नौकरी देने से भार बढ़ेगा सरकार का, इसमें कहीं दो मत। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि 2020 के चुनाव में हमारा कमिटमेंट है
10 लाख सरकारी नौकरी, उसमें स्वास्थ्य सेक्टर में भी अभी मैं अगले 2-3 दिनों में ही 3200 डॉक्टर्स को बहाल करने वाला हूं, जो आयुष डॉक्टर्स हैं। तो सारे सेक्टर में काम शुरू किए जाएंगे। आयुर्वेद में भी आप देखिएगा, कंकड़ ये नाला रोड के बगल में आयुर्वेद कॉलेज है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया जा रहा है। यूनानी सेक्टर में काम शुरू किया गया, होम्योपैथ के सेक्टर में काम किया गया, एलोपैथ में तो बड़े काम हो रहे हैं, बड़े सेक्टर में काम हो रहे हैं। बिहार स्वस्थ होगा और जो रोजगार के साथ साथ यहाँ एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी कि हम बिहार में जो नौजवान हैं वो मेडिकल सेक्टर में पूरी तरह स्किल्ड होकर, ट्रेंड होकर सरकार की नौकरी में भी आए और प्राइवेट सेक्टर में भी जाए। जब अब थोड़ा आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जो चीज़ें हम सर्विस देते हैं या फिर आउटसोर्सिंग करते हैं या फिर निजीकरण को बढ़ावा देने की बात होती है, हेल्थ सेक्टर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी चुनौती बन गई हैं। उसमें है एम्बुलेंस की सर्विस, और उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि शायद वो सर्विस मिलती ही नहीं है जिन इलाकों में मिलनी चाहिए। दूर दराज के इलाकों में एम्बुलेंस आप बुलाइए पहुंचती ही नहीं है। तो शायद वहाँ लगता है कि या तो सख्त होने की ज़रूरत है या फिर उस काम के तरीके को बदल देने की ज़रूरत है। आपको क्या महसूस नहीं, देखिए इसमें बड़ा स्पष्ट है। आज ही मैं एक प्रश्न में जवाब दे रहा था विधानसभा में, ये स्पष्ट है कि यदि 102 पर आपको OTP या आपके कनेक्शन नहीं लगे तो आप तुरंत जो नज़दीक के आपके स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र हैं, वहाँ के प्रभारी से बात करके आप एम्बुलेंस उपलब्ध करा सकते हैं जी। और सभी जगह कॉन्ट्रैक्ट पर इसलिए दिए जाते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर से इसको जोड़कर आउटसोर्सिंग करके, और अब तो हॉस्पिटल में ये एम्बुलेंस पूरी तरह सभी जगह उपलब्ध है। लगभग हॉस्पिटल्स में हमारे एम्बुलेंस है, कुछ ही हॉस्पिटल होंगे जिसके पास एम्बुलेंस नहीं है, तो वहाँ तुरंत उनको उपलब्ध कराकर नियर बाय उनके जो पहला स्वास्थ्य प्रक्रिया हो सकता है उसको पूरा किया। एम्बुलेंस उपलब्ध है, मैंने वही कहा, एम्बुलेंस है, लेकिन शायद वो पहुंचती नहीं है जिस वक्त पहुंचना चाहिए। दूर दराज के इलाकों में तो हमेशा ऐसी खबरें आती हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिली। देखिए, एक चीज़ मैंने कहा, हेल्थ सेंटर स्वाभाविक है, ग्रामीण इलाके में ऐसे सड़कें हमारी बहुत अच्छी है। मैं बड़ा गर्व से कहता हूँ, दूसरे प्रदेशों में भी मैं घूमता हूँ, बिहार की सड़कें बहुत अच्छे, ग्रामीण सेक्टर तो और अच्छे, ग्रामीण सेक्टर। और अभी हाईवेज हमारे उस लेवल के नहीं है, लेकिन ग्रामीण सेक्टर में तो हम बहुत अच्छे सड़क पर हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यदि कहीं की ऐसी शिकायत आएगी तो जरूर कार्रवाई करें। अच्छा, मैं सवाल अगला पूछूं उससे पहले मैं आपसे ही, मैंने पहले भी शुरुआत की थी यही कि आपको अभी कुछ ही दिन हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर। अगर जब आपने विभाग की जिम्मेदारी संभाली तो आपको अगर मैं कहूँ कि 2 चुनौतियाँ जो आपको बहुत बड़ी लगी इस सेक्टर में, वो आपको क्या लगी, जो आपको लगा कि शायद मुझे ये काम कर देना है चुनाव से पहले? ये देखिए, चुनाव की दृष्टि से तो कोई काम नहीं किया जा सकता है। ये चुनाव एक ही मेरा मानना है जी, बिहार के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का पूरा फैसिलिटी मिले। इसलिए अभी जब मेरे पास सबसे पहले निर्णय लेने का मौका मिला हमको, तो आयुष्मान भारत को जोड़ा। इसमें हमको लगा कि सरकार का 1 रुपया नहीं लगना है, बिहार सरकार का, तो 1,21,00,000 परिवार को सीधे लाभ हमने दिया। और फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब बात किया कि 58 लाख परिवार बिहार के होंगे जी, उनको भी जोड़ देंगे, तो बिहार के जितने गरीब हैं, जिसको गरीब परिवार माना है हमने, अनाज देते हैं 5 किलो जी जी, तो उसका 5 लाख तक का उसका इलाज हो। अब तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना मुफ्त इलाज करा सकता है। अच्छा, एक और बड़ी समस्या पर मैं आ रहा हूँ, हॉस्पिटल में विवाद। और ये डॉक्टर्स की हमेशा मांग है कि उनके हितों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, या उनको लग रहा है कि हॉस्पिटल में आके मरीज़ हैं, उनके अटेंडेंट हैं, लड़ाई, और ये बहुत आम घटना बन गई है। इसको लेकर क्या कुछ कानून बनाने की जरूरत? एकदम कानून का राज स्थापित रहना है, और किसी को भी, क्योंकि ज़मीन पर हम लोग भगवान का रूप मानते हैं डॉक्टर को, उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करे, एकदम उनकी सुरक्षा तो करनी ही पड़ेगी। डॉक्टर यदि सुरक्षित नहीं होंगे तो सेवा कौन देगा? एक व्यक्ति जा सकता है, लेकिन जो समाज के लाखों लोगों को स्वस्थ करता हो उसकी सुरक्षा तो सरकार को करनी हमारी प्राथमिकता है।
किसी भी इसी के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज क्राइम माफियाओं के खिलाफ स्पष्ट तौर पर कानून बनाया। आपने देखा होगा कि किसी तरह का माफिया हो उस पर कार्रवाई के लिए दोनों सदन में हम लोगों ने बिल पारित किया जी। साथ ही साथ अब हम लोगों ने नया कानून भी लाया है कि सीसीटीवी कैमरा किसी भी परिसर में, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, आपको हर हालत में सीसीटीवी कैमरा लगाना है, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ेगा सरकार को। जी। सीसीटीवी कैमरा लगने से क्या होगा कि कोई भी अप्रिय घटना घटती है जी। तो हम शीघ्र कार्रवाई कर पाएंगे, ये सारी व्यवस्था हो पाएगी। जी। मैं एक सवाल पूछूं कि अगर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसके लिए सरकार क्या कोई ऐसी पॉलिसी बना रही है या कोई मास्टर प्लान आप तैयार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों इस क्षेत्र में आगे आने के लिए? हालांकि मुझे लगता है बिहार में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा है अभी भी, लेकिन इसको और बढ़ावा देने के लिए क्या कोई पॉलिसी बन रही है? नहीं, अभी तक जो बिहार में हेल्थ सेक्टर में काम हो रहे हैं वो नर्सिंग सेक्टर में हो रहे हैं। जी। नर्सिंग हॉस्पिटल के तौर पर यूज़ करते हैं लोग, एक डॉक्टर 2 डॉक्टर मिलकर ये काम करते हैं। मेरा मानना है कि प्रदेश में सभी जगह ये माहौल बनाने पड़ेंगे कि एक टीम बनाकर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनको लोन देने की व्यवस्था शुरुआत की जी। स्टार्टअप है हमारा बिहार में, लघु उद्यमी योजना है, और भी हमको इम्पावर्ड करना चाहिए डॉक्टर्स को कि वो 10 करोड़ 15 करोड़ तक की योजना बनाकर प्रखंड लेवल पर कैसे व्यवस्था खड़ा कर सकते, जहां हमारी प्राथमिक तौर पर जो स्वास्थ्य की सेवा है जी, एक एक चीज सिटी स्कैन से लेकर सारी प्रक्रिया, और डॉक्टर वहां रहेंगे, जब तक उनको लाभ नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं रहेंगे जी। तो लाभ देना पड़ेगा। मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं इनकी सारी चिंता भी करनी पड़ेगी, और नीचे स्तर पर ब्लॉक लेवल पर हम स्वास्थ्य सेवा को तब अच्छा भी कर पाएंगे। ये कंप्लीट उद्योग है, और उद्योग नहीं बनेगा तो प्रोफेशनल लोग नहीं आएंगे। बिल्कुल। और प्रोफेशनल बनाकर ही आप पूरे सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आपके इरादे आपकी बातों से झलकते हैं और लगता है कि आपने बिल्कुल कोई चीज़ अगर बोली है तो उसको ठाना है कि ऐसा करना है। बहुत सारे अस्पताल से हॉस्पिटल से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और शायद कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं, तो अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो प्लीज़। जी, आप अपना नाम और अस्पताल का नाम बताकर तब सवाल। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव मेरा नाम हुआ। माइक थोड़ा नज़दीक कर लें। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव मेरा नाम हुआ और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, मुजफ्फरपुर से आया हूँ। जी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में हमारे उत्साहवर्धन के लिए, यहाँ पे आने के लिए, समय निकालने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है या फिर एक अच्छा संयोग है कि हमारे सामने हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पास में स्वास्थ्य भी है और उद्योग भी है और वित्त भी है। जी, आप सवाल पूछिए। जी, जो लास्ट लाइन सर ने कही अभी, उसी के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ। हेल्थ को इंडस्ट्री के रूप में मान्यता दे दी गई है, लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बराबर हम लोग नहीं हैं। उसमें कहीं ना कहीं सर जो है वो 2 तरह की नीतियाँ हैं जो कि बाकी इंडस्ट्रीज़ को मिलती हैं, लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री को एक बड़ा गिफ्ट जो मिल सकता है हेल्थ इंडस्ट्री को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, बिहार से, उसमें सर 3 खामियां हैं। खामियां नहीं, मतलब मैं कमियां कह रहा हूं, और कभी समय मिलेगा तो मैं सर के सामने इसको प्रेजेंट भी करना चाहूँगा। थोड़ा छोटे में सवाल पूछेंगे तो प्लीज़ जवाब देने में आसानी हो। जी। उसमें जैसे बाकी इंडस्ट्री को सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट को, हेल्थ इंडस्ट्री को सर एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सर जो है वो हम लोग नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ी कमी है। अगर ये मिलता है तो जो हेल्थ इंडस्ट्री हैं, चूँकि मैं इसको अवेल कर रहा हूँ हेल्थ के फैसिलिटीज़ को, हेल्थ डिपार्टमेंट की फैसिलिटी को, तो इसमें सर जो अगर वो कैपिटल गेन का सर जो हम लोगों को ये रिटर्न अगर मिलता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, तो एक बड़े संस्था को हम लोग सर और अच्छे तरीके से चला पाएंगे। नहीं, अच्छा सुझाव है। मैं जरूर इस पर सभी लोगों से विचार करके जरूर विचार करूँगा। जी। कोई और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए जो सर बातें होती हैं हमेशा, तो उसमें सर जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनमें स्टाफ्स लोगों के लिए जो भी मेंबर्स रहते हैं, जो उसमें एम्प्लॉइज रहते हैं, उनके लिए भी सर जो है कुछ जो है दी जाती है सब्सिडी। सवाल एक लीजिए प्लीज, आप इतना बड़ा सवाल, और लोग भी वो सर जो है हम लोगों को भी मिलना। जी, ठीक है जी। कोई और सवाल? जी नमस्कार। जी नमस्ते। माइक ऑन है सर, माइक ऑन है।
मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार, जो बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ का भी अध्यक्ष था और आईएमए बिहार का भी अध्यक्ष रहा हूं और अभी भी आईएमए में एक एक्टिव सदस्य हूं। काफ़ी दिनों से मैं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूं और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो ज़रूरत है डॉक्टरों की या समाज की, उसको सरकार तक पहुंचाने का काम किया हूँ। सर, सबसे पहले 1-2 दिवंश तो हमारा है, वो उसको मैं कहूँगा। उसके पहले हमको 2 दिन पहले एक डॉक्टर ने कहा कि किसी मीटिंग में हमारे मंत्री जी से उनको भेंट हुई, तो मंत्री जी ने काफ़ी जिज्ञासा और काफ़ी अपना पक्ष रखा है कि वो हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं पहले धन्यवाद देता हूँ। सर, हेल्थ सेक्टर के खराब होने का कुछ कारण ऐसा है जिसका निवारण आपके लेवल से हो सकता है। डॉक्टर सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं इसमें, और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर हों या गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर हों। पिछले कुछ वर्षों से सरकार और डॉक्टरों के बीच वार्ता बिल्कुल बंद है। एक टोटल हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरशाही, लाल फीताशाही का साम्राज्य हो चुका है। और आपने जो अभी घुसखोरी आदि की बात कही है ना, वो भी एक बहुत बड़ा हेल्थ सेक्टर में चीज़ है जिसके चलते मुझे लग रहा है छोटा होगा, सवाल समझ गए हैं। अब मैं इतना ही कहूँगा कि आपके आने से उम्मीद रखता हूँ कि बिहार के स्वास्थ्य सेवा संघ या आईएमए से आप कम से कम इस स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के पहले बात करें। लेकिन सर, एक बात अभी और है जो आपने ही उठाया था और हम लोग देख रहे हैं, पिछले 5 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो सुरक्षा कानून बनाए उसमें कुछ कमजोरियां दिखाई दी, और आप ही की सरकार जो केंद्र में है वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट के समय में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया जो पूरे देश में लगाया गया, और वो कानून एपिडेमिक के साथ चला गया। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि उस कानून में अच्छे प्रावधान थे जिससे डॉक्टरों की। ठीक है सर, आपने बोल दिया, वो सवाल समझ गए हैं। जी सर, आप जवाब दीजिए। मैं एक बार आपके पूरे प्रतिनिधि मंडल से मिलता हूं और आपकी जो समस्या है उसको जल्द से जल्द निदान करने का प्रयास करें। एक जो बात की इन्होंने सर की वार्ता जो है वो शायद पिछले कुछ साल में खत्म हो गई है। एकदम, मैं तो एकदम पॉलिटिकल आदमी हूँ, शुद्ध एक ही काम है मेरे पास, कोई दूसरा काम नहीं। मैं एकदम माननीय अजय बाबू ने जो बात रखा है कई अगले 1 महीने में, क्योंकि मेरे पास तो 10 ही दिन है, चुनाव के घोषणे होने हैं, फिर मैं पॉलिटिकल काम में लग जाऊंगा। लेकिन 10 दिन में प्रयास करता हूं कि आपके साथ बैठूं, नहीं तो चुनाव के ठीक बाद इस पूरे प्रोसेस को पूरा करके पूरा एक सिस्टम बनाने का प्रयास करूं। जी जरूर। जी सर। नमस्कार सर। जब आप हेल्थ मिनिस्टर बने तो हमारे आईएमए और बिहार स्टेट हेल्थ से बहुत आपसे सर उम्मीद करते हैं सर। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है 50 बेड तक के हॉस्पिटल को एग्जम्प्ट किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, हिमाचल है, लेकिन हमारे यहाँ प्रतापरी साहब ने बहुत बार एश्योरेंस भी दिया, अभी तक नहीं हुआ सर। यदि 50 बेड तक के हॉस्पिटल को एग्जम्प्ट करते हैं तो डॉक्टर को बहुत रिलीफ होता है सर। जी। नंबर 2, एक और रह गया सर। तो मेडिकल कॉलेज सर खोले जा रहे हैं, बहाली ऑलमोस्ट बंद है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है सर। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर की बहाली ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, जिसके चलते हम नेशनल मेडिकल कमीशन के मेंबर भी हैं और वहाँ झगड़ा करके बिहार को बचाने का काम करते हैं, लेकिन अभी तक बहाली होती नहीं है, जिससे कि मेडिकल कॉलेज को परेशानी होता है सर। इस पर ध्यान दीजिए सर। दोनों सेक्टर में अच्छी बात है कि आपने कहा कि 50 बेड तक के हॉस्पिटल को एग्जम्प्ट करना चाहिए, और यदि दूसरे स्टेट में है तो हमारे स्टेट में क्यों नहीं होगा, ये ज़रूर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो वैकेंसी की इश्यूज़ हैं, एकदम जो जितने हॉस्पिटल हमारे बनकर तैयार होने हैं उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले 6 महीने के अंदर पूरी वैकेंसी को क्रिएट कराऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोग सबको समझना होगा, ये ज़रूर हम लोग भी समझ सकते हैं कि सच्चाई है कि कुछ दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो शायद बहुत सारी चीज़ें आचार संहिता में रुक जाएं, लेकिन उसके बाद ज़रूर मैं उम्मीद करूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। जी, मैं हरिराज हॉस्पिटल का चेयरमैन बोल रहा हूँ, निरंजन कुशवाहा पप्पू जी। सर, बिहार में जो सबसे बड़ा समस्या है डॉक्टर का, काफ़ी दिन से आप देखते होंगे यहाँ रंगदारी का,
अभी कुछ दिन पहले जी डॉक्टर RN सिंह जी से मांगा गया। मैं भी हॉस्पिटल का ऐड निकाला। 2 दिन बाद मेरे को भी 10 करोड़ का रंगदारी मांगा गया। किस हालात में यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? जी आए दिन की यह घटना है। डॉक्टर जब भगवान सुरक्षा नहीं करेंगे तो यहाँ कौन काम करेंगे? बिल्कुल ठीक। और जी जी, छोटा सा सवाल प्लीज। सर ने अभी 1 सप्ताह पहले नर्सिंग सेक्टर में एक छोटी सी जांच की है। मैं सर से मांग करता हूं, 10 साल से नर्सिंग सेक्टर में जितने भी स्कूल खुले हैं, आयुर्वेदिक, पैरामेडिकल, कोई भी नॉर्म्स के अंदर में नहीं है। अभी पैसा तो सर ही कह रहे हैं कि लिया गया, लेकिन पिछले 10 साल में भी काफ़ी पैसा लिया गया है। मैं ठीक है, सर ये से- सवाल आप सवाल पूछे ना, आप बता हाँ, रहे हैं, और- सवाल पूछिए सीधे हाँ, प्लीज। सर मैं आपको कहता हूं, बिहार में आपने खुद कहा, सवाल पूछिए प्लीज, सवाल पर आप आइए। सवाल जी। सर पूछ रहा हूं। हाँ यहाँ नर्सिंग के सेक्टर में पिछले 10 साल से जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल बढ़ रहा है, स्टाफ की बहालियां 10% भी नहीं है। ठीक, चलिए स्टाफ की बहाली पे प्लीज। जी देखिए, 2 चीज निरंजन जी ने जिस बात को रखा, जी एक तो बड़ा स्पष्ट है, क्वालिटी की पूरी जांच होगी। एकदम गलतफहमी छोड़ दीजिए, किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता मैं। और जब तक मैं भाजपा का नेता हूं, पार्टी का, स्वास्थ्य मंत्री बदल सकते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, ये पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन मैं पार्टी का नेता भी हूं और एकदम स्पष्ट करता हूं, एक एक व्यक्ति जिसके पास भी मेडिकल सेक्टर में नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या पारा मेडिकल हो, 10 साल नहीं 20 साल की बात कीजिए, एक एक व्यक्ति के एक एक संस्था की जांच होगी। और मैं भी जानता हूं, कई लोग एक ही कॉलेज में 3 तरह के कॉलेज चलाते हैं। तो हमने QCI, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, इससे भी MOU कर लिया। इसी 5 दिनों में, 1 महीने में मैंने कर लिया। उसको भी मैंने अधिकार दे दिया कि सब जगह जांच कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, ग्रेडिंग दीजिए, कितने ने भवन बनाया। वैसे मैंने जिसका सैंक्शन किया, मैंने उसको भी कहा, उन लोगों को भी कहा कि मैं जानता हूँ आपके बिल्डिंग पूरे नहीं हुए हैं। मैंने उनको सामने सामने कहा कि 45,000 स्क्वायर फीट आपको बनाने हैं नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए। मैं जानता हूँ 10,000 भी नहीं होगा, लेकिन मैं एक मौका देना चाहता हूँ कि आप जो पैसा सरकार में बैठे लोगों को देते थे, वो अपने बिल्डिंग में लगाइए, लेकिन आप बनाइए। 1 साल में पूरा नहीं कीजिएगा, सबके मान्यता को रद्द करा दूंगा। चलिए, मुझे लगता है जो अच्छे काम हुए हैं जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं सम्राट चौधरी जी के एक बयान को कोट करूंगा और मुझे लगता है कि उस पर भी तालियां ज़रूर बजेंगी कि जो व्यक्ति सदन में, क्योंकि अपने लोगों को सब बचाते हैं और दूसरों को ज़रूर टारगेट करने की बात होती है, लेकिन जो व्यक्ति सदन में खड़े होकर अपने विधायकों को जिन्होंने गड़बड़ किया फ्लो टेस्ट से पहले, उनको कह सकता है कि सबका हिसाब करेंगे, तो वह व्यक्ति मुझे लगता है कि अगर अस्पताल में कोई गड़बड़ी करेगा तो उसका भी हिसाब होगा। बिहार है जी, मैं पिछले 25 साल से सदन में हूँ। मैं ये जरूर कहता हूँ कि इस तरह लोकतंत्र का चिरहन होते हुए कभी नहीं देखा। बिहार में ये नहीं कभी हुआ। इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो सोर्सेस कम है जी। पैसा कम है। यहाँ करोड़ों में यदि चीरहरण कराने का काम किया जा रहा है लोकतंत्र का, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। उसमें किसी पार्टी का सदस्य हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम आगे भी दिनों में कार्रवाई आपको नहीं तो दिखेगी। इसीलिए ये उम्मीद है कि अस्पताल के मामले में भी अगर हेल्थ सेक्टर में कोई गड़बड़ी कर रहा होगा तो वो भी नहीं बख्शा जिस जाएगा। दिन मेरा इंटरेस्ट होगा उसी दिन कार्रवाई रुकेगा। जी। जब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं गारंटी देता हूं कार्रवाई करता रहूंगा। चलिए, जोरदार तालियां और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। मैं आपको रोकना चाहूँगा और मैं राजकमल चौधरी जी हमारे संपादक जी को बुलाना चाहूँगा, स्वप्निल जी को बुलाना चाहूँगा, मंच पर आएँ। और
जी सर, आप प्लीज़ मंच पर रुकें, मंच पर रुकें। प्रदीप सिन्हा जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा, प्लीज़ मंच पर आइए आप लोग। और कुछ ख़ास मेहमानों को सम्मानित करेंगे हम ज़रूर। एक एक करके मैं मेहमानों का नाम लूँगा और मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अभय कुमार, बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पटना। मंच पर आइए और ज़ोरदार तालियाँ। और मैं चाहूँगा हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से कि डॉक्टर अभय कुमार को मोमेंटो देकर प्लीज़। खास मौका है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार की तरक्की पर हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर अभय कुमार, बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पटना। डॉक्टर कुमार रोहित, बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पटना। डॉक्टर कुमार रोहित, तालियां बजती रहें इन डॉक्टर्स के लिए जो सही मायने में समाज के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पटना। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, जोरदार तालियां डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी के लिए। अविनाश कुमार, बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पटना। अविनाश कुमार जी। डॉक्टर सुशांतु मुखर्जी, डॉक्टर सुशांतु मुखर्जी, गीतांजलि पैथो डायग्नोस्टिक्स पटना। सर आप साइड में आ जाएं प्लीज। डॉक्टर सुशांतु जी। डॉक्टर सुशांतु मुखर्जी। डॉक्टर सुजाता मुखर्जी, डॉक्टर सुजाता मुखर्जी, गीतांजलि पैथो डायग्नोस्टिक्स पटना। जोरदार तालियां डॉक्टर सुजाता जी के लिए। डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा चौधरी, न्यू लाइफ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पटना। डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा चौधरी, जोरदार तालियां डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा चौधरी जी के लिए। पूनम कुमारी, हरिराज हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी। सोमोलिना कुशवाहा जी, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। सोमोलिना कुशवाहा। और इसके बाद बुलाना चाहूंगा मैं मिस्टर DK सिंह, वर्मा फाउंडेशन। और अब मैं बुलाना चाहूंगा एम्स पटना के डॉक्टर अनिल कुमार जी को। डॉक्टर अनिल, एम्स हॉस्पिटल पटना। डॉक्टर मुकेश मोदी, ESIC। मुकेश मोदी जी प्लीज वेलकम। जोरदार तालियां डॉक्टर मुकेश मोदी जी के लिए। और अब मैं हमारे संपादक राजकमल चौधरी जी से गुजारिश करूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी को सम्मानित करें। हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी जी को सम्मानित। जोरदार तालियां हमारे खास मेहमान के लिए जिन्होंने वक्त निकाला और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है तो बिहार को कितना आगे ले जाने का उनका लक्ष्य है, जो मंशा है, जो मिशन है, उस पर बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये खास मौका और बिहार के हेल्थ सेक्टर को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार कैसे आगे बढ़े, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। स्वस्थ बिहार और समृद्ध बिहार, ये बेहद खास है क्योंकि बिहार के बारे में